गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। दो प्रिपरेशन पढ़ाया गया था आपको लास्ट क्लास में, तीसरा प्रिपरेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड प्रिपरेशन लिखिएगा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आपको याद दिला दे कि जो दो प्रिपरेशन पढ़ाए हैं, पहला प्रिपरेशन पढ़ाए हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और दूसरा प्रिपरेशन पढ़ाए हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये तीसरा प्रिपरेशन पढ़ाया जा रहा है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें लिख रहे हैं कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, when benzene diazonium salt is hydrolyzed with warm water, then phenol is formed. देखिए, ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका एक बार यूज कर चुके हैं अल्काइल एंड अराइल हैलाइड वाले चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में 7वां नंबर प्रिपरेशन में बताए थे कि ये है बेंजीन। अगर इसके ऊपर जुड़ा हुआ है N2 प्लस X माइनस तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को पूरे डिटेल में पढ़ना है अमाइन वाले चैप्टर में, मतलब लास्ट चैप्टर में, ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर में, अमाइन वाले चैप्टर में आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को पूरे डिटेल में पढ़ना है कि ये कैसे बनता है। जब अमाइन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि 1 डिग्री अमाइन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और ये बनने के प्रोसेस को हम लोग डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको बहुत सारा रिएक्शन पढ़ना है डाइजोनियम सॉल्ट का अमाइन वाले चैप्टर में, और आपको उस वक्त ये बताया जाएगा कि डाइजोनियम सॉल्ट किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करे तो ये इसी तरीके से टूटेगा बॉन्ड। तो खैर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को तोड़ेंगे गर्म पानी डाल के, मतलब इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे वार्म वाटर डाल के, तो आप खुद सोचिए कि अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, तो ये वाला माइनस इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन गया फेनॉल। बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और ये जो माइनस है वो यहां के प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो यहां पर यही बात लिखा गया है कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे वार्म वाटर डाल के, मतलब गर्म पानी की मदद से अगर इसको तोड़ेंगे तो फेनॉल बनेगा। अब जो आखिरी प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन अगर लिखा हुआ हो तो पता नहीं चलता कि कौन सा कंपाउंड है, तो बगल में लिख दे रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोले कि जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है उसी को क्यूमीन कहते हैं। कहता है कि अगर क्यूमीन को एयर के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज करें, जैसे ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इसी को क्यूमीन कहते हैं। तो क्यूमीन को अगर एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो C और H के बीच में दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो C और H है इसके बीच में दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और इसमें अगर एसिड डाल देंगे तो ये फिर टूटेगा। पहले ये टूटेगा होमोलाइटिक फिजन से,
फिर ये भी बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक फिजन से। आप अगर कॉपी पे इसको अपने से बनाएं, यहां पर इस तरीके से आप लिखें कि ये होमोलाइटिक फिजन हुआ, ये होमोलाइटिक फिजन हुआ, तो आपको ये दिखेगा कि ये CH3, ये CH3, ये CCH3, ये CCH3, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड O। ये जैसे ही होमोलाइटिक फिजन हो रहा है तो इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और ये जो बॉन्ड है, अगर ये जो यहाँ बॉन्ड है, अगर इसका भी अगर आप होमोलाइटिक फिजन अगर करवाएंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देगा, तो ये बन जाएगा कीटोन। कीटोन का जब प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो कीटोन के प्रिपरेशन में फिर ये मिलेगा आपको इसके बाद वाले चैप्टर में। यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्री रेडिकल वाला, और एक फ्री रेडिकल वाला यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फेनॉल। आप अगर चाहें कि केवल वीडियो देख के इसको समझ जाएं तो ऐसे नहीं होगा, आपको कॉपी पे ऑपरेट करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को इसके बीच में जोड़ेंगे। इसको थोड़ा हम बड़ा करके बना दे रहे हैं क्लियर, ताकि पता चले। इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। बोले कि ये जो कंपाउंड है ये है बेंजीन। ये बॉन्ड को थोड़ा लंबा बना दिए हैं ताकि पता चले कि क्या बता रहे हैं। ये आइसोप्रोपाइल के बीच में दोनों ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। पहले बोले कि ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा। आप खुद सोचिए कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा होमोलाइटिक फिजन से तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्ड खत्म हो गया। अब यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, इससे O जुड़ा हुआ है, यहां भी OH है। अब ये जो बॉन्ड है अगर ये भी होमोलाइटिक फिजन से टूट रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन। अब बोले कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया, तो यही बन गया फेनॉल, और ये CH3 COCH3। इसी चीज को हम आपको अलग से समझा दिए। कॉपी पर आप साथ साथ लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बात। ऐसे जो बात यहाँ पे समझाए हैं इसी को वर्ड में पहले लिख दे रहे हैं कि when cumene is oxidized, then cumene hydroperoxide. When cumene is oxidized, then cumene hydroperoxide is formed. When cumene is oxidized, then cumene hydroperoxide is formed, which on acidification gives phenol. ये फेनॉल का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, चारों प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को फेनॉल का प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। फेनॉल बताएं कि फेनॉल एक छोटा टॉपिक है। अब फेनॉल में 6 प्रॉपर्टी पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में, प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिखेंगे इट इज एसिडिक इन नेचर। ये लिखकर ऐसे लिख देंगे डिस्कस्ड। पहले इसको पढ़ा चुके हैं जब अल्कोहल का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तब। इसमें हम आपको याद दिला दें कि क्या क्या बात बताए थे
इसमें बोले थे कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है, फेनॉल H+ आयन लॉस करेगा और H+ आयन लॉस करने के बाद फेनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिर आपको बताए थे कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, अल्कोहल या फेनॉल। तो बोले थे कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक नेचर का है, क्योंकि फेनॉल जब H+ लॉस करने के बाद फेनॉक्साइड आयन बनाता है तो फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद फिर आपको 2 रिएक्शंस बताए थे, वो रिएक्शन जो ये इंडिकेट करता है कि फेनॉल एसिडिक नेचर का है। और उसके बाद कुछ आपको फेनॉल का कुछ कंपाउंड दिए थे और उसको बढ़ते हुए एसिडिक नेचर पे सजाने को कहे थे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, नाइट्रेशन वर्ड का मतलब होता है NO2 का एडिशन। नाइट्रेशन वर्ड का मतलब होता है NO2 का एडिशन। जब इसके पहले वाला चैप्टर अल्काइल एंड अराइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें आपको बताया गया था हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये आपको 5 रिएक्शन उस वक्त बताया गया था। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन। बोले थे कि अगर कभी भी NO2 का एडिशन करना हो, इसके पहले वाले चैप्टर में अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में यहाँ पर हैलोजन लेते थे, क्लोरीन लेते थे, क्योंकि एराइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ फेनॉल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर OH लेंगे। तो फेनॉल का नाइट्रेशन करना है तो फेनॉल में HNO3 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फेनॉल में HNO3 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्योंकि नाइट्रेशन कभी भी करना होता है ना तो HNO3 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+। अब वो NO2+ फिर इसमें जुड़ेगा। आप जान जाइए कि फेनॉल में जो OH है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बताया गया है कि कभी भी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा बेंजीन के ऊपर और उसके बाद अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पारा पोजीशन पे। तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, बनेगा पारा नाइट्रोफेनॉल, ये दोनों बनेगा। और आपको बताए हैं कि हमेशा पारा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर होता है। बात समझ जाइए। कभी भी फेनॉल का नाइट्रेशन करना है तो फेनॉल में HNO3 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये दोनों बनेगा। लेकिन फेनॉल के नाइट्रेशन में कुछ खास बात है जो इसके पहले किसी भी नाइट्रेशन में नहीं है। वो ये कि अगर आप यहां पर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लीजिएगा, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो वाला बनेगा, पारा वाला बनेगा, अलग अलग, जिसमें पारा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। साथ में वाटर भी रिलीज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये जो फेनॉल है इसका आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवाने के लिए आप HNO3 लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, लेकिन HNO3 आप कॉन्सेंट्रेटेड लिए हैं, मतलब इसमें पानी एकदम नहीं के बराबर है। डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं जिसमें 90% पानी हो और 10% एसिड हो। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम लोग उस एसिड को कहते हैं जिसमें 2% पानी हो और 98% एसिड हो। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर यहां लेंगे तो जो NO2 है, ऐसे तो ये ऑर्थो-पारा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो NO2 जो है वो दोनों ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और पारा पे भी जुड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर कॉन्क लेंगे तब, अगर डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो वाला और पारा वाला का मिक्सचर बनेगा, जिसमें पारा वाला आपका होगा मेजर और ऑर्थो वाला होगा आपका माइनर। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे
एक ही बेंजीन में, एक ही फेनॉल में ऑर्थो पर भी और पारा पर भी इस तरीके से जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का अगर आप नाम देखें, इस कंपाउंड का अगर आप नाम देखें तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। और इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से भी। बात सुन लीजिए, कुछ कुछ कॉमन नेम आपको यहां पर बताया जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज में मिलेगा आपको कॉमन नेम, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलडिहाइड, सब ये सब कंपाउंड आपको फेनॉल के प्रॉपर्टीज में मिलेगा। तो ये सब आपको याद रखना है। फेनॉल का प्रॉपर्टीज थोड़ा खास है कॉमन नेम को लेकर, जैसे पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आता है लिखने के लिए, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को ही हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। बोले कि अगर फेनॉल का नाइट्रेशन करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 लेके, तो ऑर्थो और पारा नाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर कॉम के H2SO4 लेके अगर बनाएंगे तब यहां पर पिक्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये, सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या पारा नाइट्रोफेनॉल। क्वेश्चन है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का कि पारा नाइट्रोफेनॉल का। तो सबसे पहले टाइम नहीं लेते हुए तुरंत इसका आंसर लिख दे कि पारा नाइट्रोफेनॉल का, पारा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब इसका रीजन लिख दे रहे हैं कि क्यों पारा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देखिए, ये बना दिए बेंजीन, ये इसके साथ OH जोड़ दिए फेनॉल, इसके पारा पोजीशन पर NO2 जोड़ दिए, हो गया NO2 नाइट्रोफेनॉल। ये N डबल बॉन्ड O है और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। उसके बाद फिर बेंजीन लिख दिए, OH जोड़ दिए फेनॉल और NO2 जोड़ दिए नाइट्रो। फिर देखिए, बेंजीन से OH जोड़ दिए फेनॉल, NO2 जोड़ दिए नाइट्रो। होता क्या है कि ये जो पारा नाइट्रोफेनॉल वाला जो मॉलिक्यूल है, ये सब आपस में जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ये सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, ये बगल में किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ गया, तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ गया, चौथे मॉलिक्यूल से जुड़ गया, सारा मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ गया, अब आप अगर गर्म करिएगा इसको तो बहुत सारा एनर्जी पहले खत्म होगा ये सब बॉन्ड को खत्म करने में। पहले बहुत सारा एनर्जी बर्बाद होगा इस सब बॉन्ड को खत्म करने में। ये सब जब बॉन्ड खत्म होगा तब फिर ये वेपर बन के उड़ना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ये कनेक्टेड नहीं रहता, जैसे ये तो अभी कनेक्टेड है, अगर ये कनेक्टेड नहीं रहता तो आप गर्म करते तो ये आसानी से उड़ जाता। तो क्वेश्चन में है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जब तक उड़ेगा नहीं, जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा नहीं, तब तक ये बॉयल करेगा नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो पारा नाइट्रोफेनॉल का। रीजन में ये ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इन पारा नाइट्रोफेनॉल
molecules are associated with intermolecular hydrogen bond. In para-nitrophenol, molecules are associated with intermolecular hydrogen bond, due to which has high boiling point. अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल से, इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पूछता है कि विच इज मोर वोलेटाइल, कौन जल्दी भाप बन के उड़ेगा। विच इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल या पारानाइट्रोफेनॉल, कौन जल्दी भाप बन के उड़ेगा, ज्यादा भाप बन के उड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, अभी आपको ये तो दिख रहा है कि पारानाइट्रोफेनॉल तो ज्यादा भाप बन के उड़ेगा नहीं, ये तो आपस में जुड़ा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जल्दी भाप बन के कौन उड़ेगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, क्योंकि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, फेनॉल जिसके ऑर्थो पोजीशन पे ही नाइट्रो है, ये इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से आपस में नहीं जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, क्योंकि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड नहीं है, ये जल्दी वेपर बन के उड़ेगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब ये दो प्रॉपर्टी के बाद हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं फेनॉल का, लिखेंगे रिडक्शन ऑफ फेनॉल। थर्ड प्रॉपर्टी अब हम लोग लिखेंगे रिडक्शन ऑफ फेनॉल। रिडक्शन ऑफ फेनॉल, रिडक्शन ऑफ फेनॉल में लिखेंगे कि व्हेन फेनॉल इज हीटेड, व्हेन फेनॉल इज हीटेड in the presence of zinc dust, when phenol is heated in the presence of zinc dust, then it is reduced, into benzene. देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब फेनॉल हुआ बेंजीन के ऊपर OH, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। कहता है कि फेनॉल में अगर जिंक का डस्ट, मतलब जिंक को आप क्रश कर दिए और उसके बाद उसमें डाल दिए, तो जिंक को क्रश कर दिए तो वहां पे आप जिंक पाउडर नहीं बोल सकते हैं, पाउडर बहुत बारीक होता है, किसी मेटल को उतना बारीक नहीं कर सकते हैं। तो मेटल के मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को, चूड़ को हम लोग जिंक डस्ट कह सकते हैं, मतलब मेटल डस्ट कह सकते हैं, मेटल पाउडर नहीं कह सकते। तो फेनॉल में अगर जिंक डस्ट डाल के अगर गर्म करेंगे, फेनॉल है अगर इसमें जिंक डस्ट डाल के अगर गर्म करेंगे तो ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। मतलब आप देखेंगे इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस कंपाउंड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, विच इज कॉल्ड रिडक्शन।
अब ये C6H5 इस H के साथ कंबाइन कर जाएगा तो बन जाएगा C6H6 मतलब बेंजीन। तो यही बात यहां पर बता रहे हैं कि अगर फेनॉल है, अगर उसमें जिंक डस्ट डाल के गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और ये C6H5 में ये H जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजीन। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, हेलोजेनेशन ऑफ फेनॉल। हेलोजेनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। अगर मान लीजिए कि हम लोग फेनॉल का ब्रोमिनेशन करवाएं, मतलब फेनॉल में अगर हम ब्रोमीन का अगर एडिशन करवाएं तो क्या कर रहे हैं कि अगर ये फेनॉल है जिसमें आपको ये बता चुके हैं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या तो पारा पे भेजेगा। अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना होता है तो पिछला चैप्टर जिसको याद होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत लिख देगा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। अगर क्लोरीन जोड़ना होता है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करवाइएगा तो ये जो फेनॉल है इसमें ब्रोमीन जुड़ेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पारा पोजीशन पे। पारा पोजीशन वाला होगा मेजर, ऑर्थो पोजीशन वाला होगा माइनर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहां पे ब्रोमीन अगर एक्सेस मात्रा में यूज कर लीजिए, देखिए नाइट्रेशन में जो बात बताए थे कि अगर डाइल्यूट HNO3 लीजिए तो ऑर्थो और पारा वाला मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लीजिए तो फेनॉल के केस में दोनों ऑर्थो और पारा पे ये NO2 जुड़ जाता था। उसी तरीके से अगर ये जो फेनॉल है, फेनॉल में अगर आप ब्रोमीन जोड़ना चाह रहे हैं, अब ब्रोमीन अगर एक्सेस मात्रा में लीजिए तो एक्सेस मात्रा में अगर लेना है तो इसको ब्रोमीन वाटर लिखते हैं। ब्रोमीन वाटर कहने का मतलब कि ब्रोमीन एकदम एक्सेस मात्रा में है। तब क्या होगा कि ब्रोमीन जुड़ेगा इसमें फेनॉल में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे, ये याद रखना है। तो ये हम लोग का 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब 2 प्रॉपर्टी और है। एक प्रॉपर्टी है, सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी है कॉल्ब्स रिएक्शन और एक प्रॉपर्टी है रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये जो रीमर टाइमन रिएक्शन है, कॉल्ब्स रिएक्शन है, ये एग्जाम में 1 नंबर में आता है। कोई भी बोर्ड से एग्जाम दीजिए, आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉल्ब्स रिएक्शन 1 नंबर में, राइट शॉर्ट नोट ऑन रीमर टाइमन रिएक्शन 1 नंबर में। 1 नंबर में आता है रीमर टाइमन रिएक्शन, 1 नंबर में आता है कॉल्ब्स रिएक्शन। तो इसमें जो आपको स्टेटमेंट है, कॉल्ब्स रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है या उसमें जो रीमर टाइमन रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट याद करना है, रिएक्शन इसमें याद करना है। मैकेनिज्म इसका जो है एक एक पन्ने का मैकेनिज्म है, एक लॉन्ग पेज का मैकेनिज्म है, तो उतना वो अननेसेसरी है, उसका कोई जरूरत नहीं है। 1 नंबर में केवल ये आता है। तो आपको जो स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे, आपको जो इसमें रिएक्शन लिखवाएंगे, वो रिएक्शन इसमें याद करना पड़ेगा और इसमें भी रिएक्शन याद करना पड़ेगा। आप अगर इसका मैकेनिज्म अगर समझना चाहेंगे तो ऑफलाइन क्लास में अपना आके आप इसका मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको बोले कि इसका मैकेनिज्म कभी एग्जाम में आज तक आया नहीं है, कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं। आपको केवल कॉल्ब्स रिएक्शन लिखने के लिए आएगा 1 नंबर में। तो जो इसका स्टेटमेंट रिएक्शन लिखवाएंगे वो स्टेटमेंट रिएक्शन लिख दीजिएगा, कॉल्ब्स रिएक्शन खत्म। इसका जो स्टेटमेंट रिएक्शन लिखवाएंगे वो स्टेटमेंट रिएक्शन लिख दीजिएगा, रीमर टाइमन रिएक्शन खत्म। तो कॉल्ब्स रिएक्शन में लिखेंगे कि व्हेन फेनॉल
reacts with, when phenol reacts with NaOH, then sodium phenoxide, when phenol reacts with NaOH, then sodium phenoxide is formed, which when reacts with CO2 and H plus, then a COOH group is introduced at its ortho position. This reaction is called कॉल्ब्स रिएक्शन। देखिए करना क्या है कि ये रिएक्शन बार बार पढ़ पढ़ के इसको याद करना है। ये स्टेटमेंट को रिएक्शन लिखते हैं, कहा जा रहा है कि जब फेनॉल, ये हुआ फेनॉल, जब फेनॉल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, फेनॉल जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो यहां से H हटेगा, ये सोडियम इसमें जुड़ेगा, सोडियम इसमें जुड़ेगा, फेनॉल में से H हटेगा, सोडियम इसमें जुड़ेगा, ये बना सोडियम फेनॉक्साइड। When phenol reacts with NaOH, then sodium phenoxide is formed, which when reacts with CO2 and H plus, मतलब अब इस कंपाउंड का रिएक्शन, सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन अगर CO2 और H प्लस के साथ करवाइएगा, तब जो फेनॉल था, फेनॉल इसमें नहीं, जो फेनॉल था उसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ये कैसे जुड़ेगा, इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा होता है, आपको मैकेनिज्म नहीं जानना है। मैकेनिज्म अगर फिर भी जानने का मन करे तो ऑफलाइन क्लास में आके आप समझ सकते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ दिमाग में रखिए कि बस एक नंबर में ये आता है तो इतना याद करेंगे कि सोडियम फेनॉक्साइड बना, और जब इसमें CO2 और H प्लस के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आगे जुड़ गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड, और इसका IUPAC नेम है, ये सीनियर ये जूनियर, मतलब एसिड और अल्कोहल में एसिड सीनियर, अल्कोहल जूनियर होता है, तो इसको 1 इसको 2 बोलेंगे, तो 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये बना। तो ये आपका कॉल्ब्स रिएक्शन का स्टेटमेंट और रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से एक रिएक्शन आपको याद रखना है, रीमर टाइमन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि व्हेन फेनॉल reacts with chloroform, when phenol reacts with chloroform, chloroform का फॉर्मूला होता है CHCl3, when phenol reacts with chloroform and aqueous NaOH, when phenol reacts with chloroform and aqueous NaOH, then a CHO group is introduced at its ortho position. Then a CHO group is introduced at its ortho position. This reaction is called Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction क्या बोले कि जब फेनॉल हुआ, बेंजीन पर OH जुड़ा हुआ, जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तब क्या होगा कि फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का कॉमन सैलिसाइलल डिहाइड और इसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये कंपाउंड बनेगा। इस रिएक्शन को रीमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। 1 नंबर में ये आता है, ये स्टेटमेंट, ये रिएक्शन लिखना होगा। तो दिमाग में रखिए कि आपका अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में इसमें हम लोग ईथर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर द डे।